All cool boys and girls, come on, make some noise and say माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस लेक्चर का हमारा प्रधान मेन टॉपिक है ना। सो लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया एक। ये सर आप पहले ऐसा बता चुके हो हमें, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कैसी होती है? डबल डबल, दो रखती है ये मेम्ब्रेन। इसके पास दो होती हैं मेम्ब्रेन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ऊर्जा स्रोत। सर क्या बोल दिया, डर लग रहा है हमें। इतना भारी शब्द नहीं चलता, मुझे चलता है पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्योंकि ये क्या काम करती है? एनर्जी प्रोडक्शन, पावर का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। और एक सेल को चलाने के लिए जिस पावर की जरूरत होती है ना, वो पावर, वो ऊर्जा, वो शक्ति ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है इसकी साइज भी ध्यान में रखना, एनसीईआरटी इसको जरूरी मानती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एंड इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ इसकी होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करें तो ऐसा तो है नहीं, कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कि एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि भाई सेल एक्टिविटीज कैसी करती है, उसका क्या चाल चलन है उसका, ठीक है। तो क्या चलन है उसका? तो वेरीज डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है एनर्जी, उसको कितनी एनर्जी चाहिए। कहीं वो कोई भारी काम तो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो जो बंदा भाई पूरे दिन मेहनत करता है, काम करता है, उसको तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए। और जो सेठ एक जगह बैठे रहता है पूरे दिन, घोंगे की तरह बैठा ही रहता है, बैठा ही रहता है, बैठा ही रहता है, तो वो अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट उसका अंदर जाकर के एंडोजीनस फैट में बदल जाएगा और उसके लिए हानिकारक है। तो इसलिए भाई खाना ज्यादा उसको दो जिसको जरूरत है। और होता क्या, उल्टा होता है। सेठ तो खा खा के और मोटे होते रहते हैं, और बेचारे गरीब जो काम करते रहते हैं उनका कुछ रहता नहीं है, बेचारे भूखे पेट सोते हैं कई बार। तो मेन टॉपिक पर आते हैं कि ये डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसके बेसिस पर ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट तय होती है। कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, उसमें अडेप्टेशंस, ठीक है। और अगर रिक्वायरमेंट ही कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। हाँ कि ना रे? ओके, सही बात है। मेरा वीडियो लैग तो नहीं कर रहा ना? नहीं, लैग तो नहीं कर रहा ज्यादा, आई थिंक। क्या बीच बीच में यार मैं चेक नहीं कर सकता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या चल रहा है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल सी होती है, या हम बोल सकते हैं सॉसेज हम खाते हैं ना, सॉसेज जैसी होती है, ठीक है। अगर किसी को सॉसेज नहीं पता तो शेप देख लो, कैसी होती है, गूगल पे सर्च करो। सॉसेज शेप जैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। और जब तक हम इसको स्टेन ना कर लें इजीली, ठीक है, तब तक ये दिखाई नहीं देती। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बैठ जाती है और फिर बोलती, रंग लगा दे रे मोहे, रंग लगा दे रे। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर जब तक रंग नहीं लगाते तब तक ये नहीं दिखती है। शी सेज रंग लगा दे रे। तो मेरी माइटोकॉन्ड्रिया कितनी अच्छी है, बोलती है मुझे रंग लगा दे। और मुझे रंग लगाना बहुत पसंद है। नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप अनलेस इट इज स्टेन्ड विद जानूस ग्रीन। देखो, जो स्टेन का नाम है वो भी आप याद रख सकते हो। इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट यू कैन रिमेंबर इट, है ना।
फॉर कि आपको ज़्यादा जानकारी हो, आप है ना सर्वज्ञानी बन जाओ। तो जानू जानू तेरी नज़र, तो जानूस ग्रीन, ठीक है। एंड जानूस ग्रीन इज़ अ वाइटल स्टेन, ये वाइटल स्टेन होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बिना ये नहीं दिखाई देता, स्पेसिफिकली इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की ना एक स्ट्रक्चर बना दी है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर पूरी दिख रही है। थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर को रोक रहा हूँ दिखने से, तो मैं खुद को एक बार छोटा कर लेता हूँ, है ना। इट्स राइट सर, ये तो ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाएं, चलो ठीक है, ये सही है। देखो बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देख रहे हो ये आउटर मोस्ट जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है, दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस आउटर मेम्ब्रेन में कई जगह पर मैंने बनाई नहीं है, एक्चुअली मैंने एक जगह पर बना दिया। ऐसे कई जगह पर क्या होता है कि ये थोड़ी सी डिस्टर्बेड होती है ना, तो ये यहाँ पर होते हैं पोरिन्स एक्सचेंज के लिए, ठीक है। पोरिन्स होते हैं, क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन्स, इनर मेम्ब्रेन पर नहीं होते पोरिन्स, आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं। ये आप जो ब्लू कलर में देख रहे हो बच्चों, यही है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये बड़ी टेढ़ी है, ये आउटर मेम्ब्रेन की तरह सीधी नहीं है ना, इसमें बड़े ये 8 मोड़ लगे हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, ये अंदर इनफोल्डिंग्स हो रही हैं, इन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी पर कुछ ये पार्टिकल्स इस तरीके के लॉलीपॉप जैसे, है ना, लॉलीपॉप, यू डोंट नो लॉलीपॉप, लॉलीपॉप तो पता ही होगी, चूसने में बड़ा मजा आता है ना लॉलीपॉप को। तो कमरिया कमरिया करेला पालोप लॉलीपॉप लागेलो कमरी, बस ठीक है। तो ये जो कमरिया लॉलीपॉप है ये यहाँ पे क्रिस्टी पे लगी हुई होती हैं, और ये जो लॉलीपॉप हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम होता है F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर ऑक्सीजोम्स बोलते हैं कई लोग इनको। तो ये सारे नाम याद रखना, ऑक्सीजोम्स, या फिर जिन्होंने इसको डिस्कवर करा फर्नांडिस एंड मॉरेन, तो पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस एंड मॉरेन भी इनको हम बोलते हैं। F0 F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स एंड पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस एंड मॉरेन, ठीक है। याद रख सकते हो ना इतनी चीज, अरे यार इतनी चीज तो याद रह ही जाएगी। अब देखो आगे बढ़ो तुम। अब इसके अंदर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए तो हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि भाई इसके पास ये ऑर्गेनल है, इसके पास फिर भी देखो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, सिंगल है और डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स हो गया, ये लाल डॉट से मैंने शो करा है मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर बच्चों आप देख रहे हो ऊपर ये प्रेजेंट है 70S टाइप के राइबोसोम्स, ठीक है। कैसे राइबोसोम है 70S, वैसे देखो यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोट में तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो फिर सर ये क्या है, ये तो 70S लिख रखा है आपने। तो मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था कि यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन 2 ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं यूकैरियोट्स में जिनमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और वो ऑर्गेनल्स का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट उनके नाम है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स में भी, है ना। तो ये फिर से मैंने लॉलीपॉप दिखा दिए। इसके अलावा ये देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है बच्चों, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब ये आप सीख चुके हो बच्चों, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक बता दी। अब आप एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर भी देख लेना, वो भी बड़ी आसान है समझने में, उसमें तो ज़्यादा है ही नहीं कुछ, है ना। अब आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक चीज़ और यहाँ यही समझा देता हूँ मैं। देखो होता क्या है कि ये जो अपने F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका बेसिकली काम होता है एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है।
और यहीं पर इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से ही एसोसिएटेड यहाँ पर जो ईटीएस होती है ना, ईटीएस क्या होती है, अब बच्चों को पता भी नहीं होगा बहुतों को कि ईटीएस क्या होती है, क्या बात चल रही है ये। देखो हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, राइट, ठीक है। तो एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन यही F0 F1 पार्टिकल्स करते हैं, और इन जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तब उस दौरान एक प्रोसेस होती है, एटीपी के बनने के लिए एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम होता है ईटीएस या फिर क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना, टीसीए साइकिल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, टीसीए, ये क्रेब्स, ये सारी कहाँ होती हैं? ये होती हैं इंटर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ होती हैं। तो उन रिएक्शंस के जो एंजाइम्स हैं वो इसी इनर मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, आराम से सुनो, इसी बात को फिर भी बताऊंगा मैं एक बार। बेसिकली अगर देखा जाए डायग्राम को देखकर तो हम ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दो कंपार्टमेंट से मिलकर बनती है। पहला तो होता है बच्चों आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा होता है इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। जो आउटर कंपार्टमेंट है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाला होता है। देखो जैसे ये दो मेम्ब्रेन्स है ना, तो देखो ये मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला है ये ल्यूमन मैट्रिक्स जिसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये तो इनर मेम्ब्रेन वाले में आ गया, इनर कंपार्टमेंट में आ गया, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया। दो कंपार्टमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड होती है। अब ये जो मैंने लॉलीपॉप बनाई थी उसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो उसके ये पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। उसका बेस होता है जिसको हम F0 बोलते हैं, F0 पार्टिकल। स्टॉक होता है, देन उसका हेड होता है विच इज F1 पार्टिकल। तो F0 F1 इसीलिए नाम पड़ता है। तो बेस हेड हो गया उसका लॉलीपॉप जैसा। अब ये जो हेड होता है यहां पर एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। यही इसी एंजाइम की प्रेजेंस में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। और ये जो एटीपी का फॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अरे यार अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को ही हम नाम देते हैं फॉस्फोराइलेशन। और अगर ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, ATP formation inside mitochondria, then it is known as ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? हम बोलते हैं उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आप ये देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करती है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर डीएनए होता है, और आपको पता है जब डीएनए होता है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो प्रोटीन बना सके। तो डीएनए आरएनए भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स होते हैं, देखा था हमने 70s टाइप के। तो ये चीज ये माल है मैट्रिक्स में प्रेजेंट। उसके अलावा मैट्रिक्स में देयर आर एंजाइम्स फॉर टीसीए या फिर क्रेब साइकिल। टीसीए या फिर क्रेब साइकिल के लिए जो एंजाइम मैंने बताया था ना, टीसीए या क्रेब साइकिल के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, इसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। हाँ कि ना? चलो ईटीएस का भी मैंने जिक्र किया था, वो मैं कुछ और बताना चाहता था, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखो कि टीसीए क्रेब साइकिल के लिए जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, दे आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, सॉरी दे आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, मैट्रिक्स में वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे टीसीए या फिर क्रेब साइकिल के एंजाइम्स है वो कहाँ प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो मैं आपके ईटीएस की बात कर रहा था ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है,
उसके वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। वो कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल। तो ये ईटीएस यहाँ चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल के एंजाइम्स कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और बाकी डिटेल से मैं रेस्पिरेशन की जब वीडियोस डालूंगा तो उनमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में अपन लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। हम फर्क देख लेते हैं कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में आखिरकार क्या फर्क है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं और इनर मेम्ब्रेन में देखो पोरिन्स नहीं होते हैं, पोरिन्स आर एब्सेंट। और आउटर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स हैं दैट आर एब्सेंट। इनफोल्डिंग्स क्या होती हैं? क्रिस्टी एब्सेंट होती है ना। और इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी आर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टी क्या काम करती है? क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। अरे यार, एक तो सीधी मेम्ब्रेन है एकदम, ठीक है, और एक एकदम थोड़ी सी इस तरीके से इनफोल्ड हो गई है। तो दोनों मेम्ब्रेन में से सरफेस एरिया देखो, इसका इतना है और इसका सरफेस एरिया देखो बढ़ चुका है ना। सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया। और जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं दे अकर इन इनर मेम्ब्रेन। मैंने बताया था ना, ईटीएस नाम की प्रोसेस होती है दैट अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ईटीएस यहाँ पर चलती है। तो ईटीएस में होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम बोलते हैं कि क्रिस्टी आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इनका सरफेस एरिया ज़्यादा कर देती हैं क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन का, ताकि एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाएँ। हमने ये भी पढ़ा है या पढ़ेंगे कि एंजाइम सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एंजाइम्स की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है, पोरिन्स हैं उसमें, और इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है। और यहाँ पर एंजाइम्स भी कम होते हैं। हमने अभी भी मैंने देखो ऐसा बताया कि मैट्रिक्स में टीसीए या क्रैब साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। मैंने ये बताया कि इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस चलता है तो इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं ईटीएस के एंजाइम्स वगैरह। तो आउटर मेम्ब्रेन में तो मैंने एंजाइम अभी तक बताया ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। एंजाइम्स लेस होते हैं और एंजाइम्स आर प्रेजेंट ज़्यादा। एंजाइम्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ईटीएस में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की ज़रूरत होती है। दे आर प्रेजेंट इन दिस इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ईटीएस, क्रैब साइकिल, टीसीए ये क्या है, तो आप शांत रहें, बस लिख लें और रट लें, बाद में हम अच्छे से इनको समझेंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? तो हम बोलेंगे फंक्शंस में सबसे पहले अभी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है, तो एनर्जी जहाँ जहाँ चाहिए वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। ये साइकिल्स हैं सारी, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही आती हैं, तो ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है, और नर्व सिग्नल या फिर इम्पल्स कंडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। ये चीज़ें मोटी मोटी हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख ली। अब आप जब माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो इस वीडियो से, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ बढ़ाना है चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड